हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। और सोशल साइंस के हम लोग ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट का सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोग बस इतना याद कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, अथवा उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिनके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए और अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेते चलिएगा और इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। पूरा क्वेश्चन हम इस क्लास में बता देंगे, इसी क्लास में सोशल साइंस के जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी और एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया और मेटरनी की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। और ऑस्ट्रेलिया में मेटरनी के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और असंत सफलता पाई। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सहुआरा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे यहाँ पर स्वाहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती हैं और धनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नजरों से देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें से काफी क्वेश्चन आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि आप लोग 1 साल से क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से काफी क्वेश्चन याद भी होगा। जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसे आप लोग कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। बताना है यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इसका आंसर है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे, जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियों एवं अजैबनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्साहों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि। जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई अथवा असलम से
क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो इसका उत्तर है कि छोटे, गंदे और अस्थाभ्यंकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे, वैसे आवासीय स्थलों को अस्लम कहा जाता है। और औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़े संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे और वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा और इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर बढ़े और भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ जो विभिन्न तरह के उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करती हैं अथवा सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए और हम इसके उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण भारत में भी लोगों की जीवन स्तर में काफी सुधार आया और उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है यानी उत्तर लिखा गया है कि विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हैं, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, आर्थिक संकट कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है? तो इसका आंसर है कि हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं और छापखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परंपरा थी और पांडुलिपि काफी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती हैं। ये आम जनता के पहुंच के बाहर थी और छापखाना के विकास के पहले पांडुलिपि ही पुस्तक का कार्य करती थी। पांडुलिपि हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का अनुरक्षण भंडार भी इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। पहला है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी और रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था और जार की अपरशाही अवस्थित और नेतृत्व अकुशल थे और गलत सलाहों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। उसके बाद दूसरा है कि कृषक के रूप में मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थी जो अपने छोटे छोटे खेत पर पुराने ढंग से खेती करती थी और दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे कारों के बोझ से दबे हुए थे और मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था और अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार रूसी जनता की बदहाली की क्रांति का मुख्य कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो इसका आंसर है कि गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला को एकत्रित और संगठित कर टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया और मुद्रा बनाने हेतु उसने शीशा, टीन और बिस्मुथ का उचित अनुपात में मिश्रित कर एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की संघीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर, और दूसरा अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है
लैंगिक असमानता क्या है? तो इसका आंसर है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो इसका आंसर है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। इसके नाम है, पहला ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल और चौथा है ग्राम कचहरी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज का अर्थ बताए। तो इसका आंसर है कि जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो इसका आंसर है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। उसके बाद है कि यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों जैसे एक दलीय शासन प्रणाली, राजशाही या तानाशाही जैसे स्थितियां सभी को सत्ता में यहाँ पर साझेदारी सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती हैं। ऐसी शासन प्रणाली प्राय आंतरिक सामाजिक समूहों में व्याप्त मतभेदों, विभिन्नताओं एवं अंतरों की या तो अनदेखी करती हैं या उन्हें कुचल कर रख देती हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजनों का आधार होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है कि उत्तराखंड के 2-3 गांवों में प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। उत्तराखंड के 2-3 गांवों से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीणों के खेती भूमि में विकास के लिए अंगूर वृक्ष काटने की अनुमति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनियों को अंगूर वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया। इसी मुद्दे ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने उद्देश्यों में शामिल कर लिया और आंदोलन का उद्देश्य था कि जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो और स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों ने आर्थिक मुद्दा उठाया एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण से शराबी बन रहे लोगों की शराबखोरी पर महिलाओं ने आवाज उठाई और परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि दल बदल कानून क्या है? तो इसका आंसर है कि भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने हित या अन्य किसी कारण से अपने दल को छोड़कर अन्य दल में मिल जाता है तो यह क्रिया उस निर्वाचित सदस्य के संदर्भ में दल बदल कानून कहलाता है। और दल बदल शक्ति संतुलन को बिगाड़ता है, सरकार को स्थानीय एवं भयभीत बनाए रखता है। और 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दल बदल विरोधी अधिनियम संसद में लाया। पारित अधिनियम दल विरोधी कानून बना। यदि किसी पार्टी से निर्वाचित सदस्यों का 1/3 भाग अलग होता है तो यह दल बदल नहीं कहलाएगा, एक नए दल का गठन माना जाएगा। यदि दल बदल की घटना में 1/3 से कम निर्वाचित सदस्य हैं तो यह दल बदल माना जाएगा। दल बदलने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यता विधायिका से समाप्त कर दी जाती हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो इसका आंसर है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद है कि राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनका समान उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, अर्थात इनका उद्देश्य होता है कि राजनीतिक कार्यकलाप को करना और कराना। राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते हैं, चुनाव लड़ते या लड़वाते हैं, नीतियां एवं कार्यक्रम का निर्वाचित करते या कराते हैं। यदि विचारों के मूल रूप से विभिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति को दल छोड़ना पड़ता है। सत्ता प्राप्ति तथा सत्ता के प्रभावित करने हेतु राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो यह 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है?
आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य को भी बताना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है वह ग्रुप में डाल देंगे, इसका PDF। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उसके बाद 22 नंबर है कि ATM क्या है। तो आइए इसको हम बताते हैं कि ATM क्या है। तो ATM कार्ड को ATM सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। ATM कार्ड को सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित आज इस मुद्रा का प्रयोग विनिमय क्रिया को संपादित करने में किया जा रहा है। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करती हैं और ATM के लिए एक गुप्त पिन होता है जिसे बगैर जाने ATM का संचालन संभव नहीं है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि बचत क्या है अथवा किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उसके बाद 24 नंबर है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा यहाँ पर। उसके बाद 25 है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं अथवा सहकारिता की परिभाषा लिखे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 26 नंबर है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण की नीति अपनाई। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवाओं, औद्योगिक पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी यहाँ पर निर्बाध प्रवाह हो। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हैं तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स आदि हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिन्स, तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला तथा चौथा होता है पीट कोयला। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में भी काफी बार पूछा जाता है कि एंथ्रासाइट सबसे यहाँ पर अच्छा कोयला कौन होता है। तो एंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं अथवा खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 31 नंबर है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसका आंसर है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है और सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब रासायनिक ऊर्जा बैटरी में संग्रहित की जाती है। बैटरी की ऊर्जा से घरों को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 33 नंबर भी क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक हैं। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है और भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूल्य चूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, पूछा गया है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित यहाँ पर वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद 36 नंबर है कि समुच्चय रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 37 नंबर है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपदा प्रबंधन में से, जो कि
लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। 2 अंक वाला ही प्रश्न 4 पूछा जाता है, जिनमें से 2 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। तो यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ये आंसर है यहाँ पर भूकंप और सुनामी में। उसके बाद है कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानवीय जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, आपदा प्रबंधन कहलाती हैं। और आपदाएं आपातकालीन होती हैं, अर्थात कम समय में ही संपादित हो जाती हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम दीर्घकालीन होते हैं। तो यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न में। इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस कीजिएगा। यहाँ पर नंबर है कि 8292929627। इस पर आप लोग को मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप लोग के पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और हम साइंस यानी विज्ञान के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।